बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 6 ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। इस पार्ट में हम उसके पहले लेक्चर की बात करेंगे केबल्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू पॉइंट्स लोड। हम इसमें बेसिकली बात करेंगे केबल्स के बारे में, सम इंपॉर्टेंट एजम्पशन इन केबल एनालिसिस, और फिर उसके बाद हम जनरल प्रोसीजर और एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे केबल्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू पॉइंट्स लोड। सो स्टार्ट लेते हैं केबल्स से। तो केबल्स हमारे पास बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं जो अपना लोड ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। जैसे कि हमारे पास ट्रस में जो मेंबर होते हैं जो जिनमें टेंशन आती है तो हम उनको टाई कहते हैं। ट्रस में वो मेंबर टाई कहते हैं, और जनरली हमारे पास जो स्पेशली टेंशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं वो हमारे पास केबल्स होते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाई एंड कंप्रेशन, हमारे पास जो मेजर डिफरेंस है टाई एंड केबल्स के दरमियान, वो हमारे पास ये है कि टाई पे अगर कंप्रेशन आ जाए तो वो कंप्रेशन को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पास केबल्स पे कंप्रेशन आ जाए तो हमारे पास स्ट्रक्चर का फेलियर होता है। सिमिलरली हमारे पास केबल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास सम इंपॉर्टेंट एजम्पशन दो जो है बहुत जरूरी एजम्पशन है, उनको समझना बहुत जरूरी है। हम ये एज्यूम करते हैं कि केबल्स आर फ्लेक्सिबल। अब इस बात का क्या मतलब है? हमारे पास केबल्स आर फ्लेक्सिबल, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते, मतलब केबल्स में कभी भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगी। तो इसका मतलब है केबल्स के अंदर जो फोर्स होगी वो सारी की सारी फिर हमारे पास यूजुअली तीन तरह की फोर्सेज हो सकती है इंटरनल फोर्सेज, या तो एक्सियल हो सकती है, या शेयर फोर्स, या बेंडिंग मूवमेंट। अगर केबल शेयर और बेंडिंग मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फोर्स होगी सारी की सारी फोर्स केबल्स के अंदर हमारे पास फिर एक्सियल फोर्स होगी। ये हमारे पास ड्यू टू द एजम्पशन दैट केबल्स आर फ्लेक्सिबल, कि हमारे पास जितनी भी फोर्स होगी केबल्स के अंदर वो एक्सियल फोर्स होगी। और फ्लेक्सिबल दूसरी बात इसी एजम्पशन का ये मतलब है कि हमारे पास वो फोर्स किसी भी पॉइंट पे उस के टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हमारे पास केबल्स के अंदर जो एक्सियल फोर्स होगी वो किसी भी पॉइंट पे उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केबल डब्ल्यू नॉट हमारे पास तो अगर मैं इसके सबसे लोएस्ट पार्ट पे बात करूं, सबसे लोएस्ट पार्ट, तो हमारे पास वो क्या होगा जहां पे स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो मतलब लाइन पे होगी हॉरिजॉन्टल। तो सबसे लोएस्ट पार्ट पे हमारे पास जो केबल की फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। अगर मैं स्पोर्ट्स पे बात करूं तो स्पोर्ट्स पे मेरे पास इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसकी डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे होगी। अगर मैं इस किसी पॉइंट पे बात करता हूँ तो इस पे हमारे पास इस पॉइंट की डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारे पास स्लोप के साथ क्या होगी? चेंज होगी, और किसी भी पॉइंट पे उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में हमारे पास उसकी फोर्स लाई करेगी। दूसरे हमारे पास ये है कि हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि केबल्स आर इनएक्सटेंसिबल। अब हमारे पास इनएक्सटेंसिबल से ये मतलब है कि हमारे पास केबल्स की जो लेंथ होती है बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ लोड विल बी इक्वल टू द आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। कि हमारे पास अगर केबल्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये केबल है, मैंने इस पे लोड लगा दिया डब्ल्यू नॉट, लेट्स एज्यूम दिस इज हमारे पास इसके बाद जो इसकी प्रोफाइल बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगी। लेकिन हम फिर भी केबल एनालिसिस में जो इसकी लेंथ एज्यूम करेंगे, या जो लेंथ हम यूज करेंगे, या जो लेंथ हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, वो हमारे पास ये वाली लेंथ होगी। हमेशा हमें ये स्ट्रेट लेंथ हमारे पास इधर से लेकर इधर तक ये वाली स्ट्रेट लेंथ गिवन होगी, हम यही अपने एनालिसिस में यूज करेंगे। जब भी हम केबल के लेंथ की बात करेंगे तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ चाहिए तो हम ये वाली लेंथ की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये वाली लेंथ की बात करेंगे। और ये ड्यू टू द केबल्स आर इनएक्सटेंसिबल, मतलब इनमें चेंज इन लेंथ नहीं आती। सो हम केबल एनालिसिस को रिजिड बॉडी एनालिसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि रिजिड बॉडीज वो वाली बॉडीज होती हैं जो हमारे पास डिफॉर्मेबल नहीं होती। तो केबल्स को भी हम ये एज्यूम करते हैं कि दे आर नॉट डिफॉर्मेबल। सो उसके बाद हम केबल एनालिसिस की बात करते हैं। तो केबल एनालिसिस को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। केबल्स when they are subjected to points load and cables when they are subjected to UDL। so हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ मेजर डिफरेंस होना चाहिए दोनों के एनालिसिस में। तो उन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो हमारे पास है केबल्स की प्रोफाइल जो वो फॉलो करती है when they are subjected to points load or UDL। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये केबल्स है, एक केबल ये है, एक केबल ये है, इस पे मैं पॉइंट लोड लगा देता हूँ दो, और इस पे मैंने यूडीएल लगा दिया। तो यूडीएल के बाद हमारे पास ये जो प्रोफाइल को फॉलो करेगी वो हमारे पास क्या होगी? पैराबोलिक प्रोफाइल होगी, इस तरह की होगी। ये लोड हमारे पास यही रहेगा। लेकिन अगर हम इसके लोड की बात करें तो ये हमारे पास जो प्रोफाइल को फॉलो करेगी वो हमारे पास क्या होगी? सॉरी,
ये जो प्रोफाइल को फॉलो करेगी वो हमारे पास लीनियर प्रोफाइल को फॉलो करेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें या इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक भी। लेकिन हमारे पास इस केस में ये हमारे पास एक पैराबोलिक की कर्व होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। सो इस पार्ट में हम बेसिकली बात करेंगे केबल्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू पॉइंट्स लोड और उसका जनरल प्रोसीजर और विद एग्जांपल्स। सो हमारे पास ये जनरल केबल है, जनरल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं हम। हमारे पास इस पे 2 पॉइंट्स लोड लग रहे हैं। हमारे पास लोड लगने से पहले उसकी प्रोफाइल बिल्कुल लीनियर थी और जैसे ही हमने लोड अप्लाई किए तो उसकी प्रोफाइल हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रेट थी और उसके बाद हमारे पास ये लीनियर होगी। हमारे पास इसमें जो अननोन्स हैं, अगर हम अननोन्स की बात करें तो हमारे पास एक तो हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे 2 अननोन होंगे। लेट्स ए बी सी डी डी वाई एंड डी एक्स, सिमिलरली ए एक्स एंड ए वाई। हमारे पास 4 अननोन ये आ गए। एक हमारे पास इस केबल की टेंशन 5, इस केबल में टेंशन 6 और इस केबल में टेंशन 7 अननोन। इसके अलावा हमारे पास इनिशियली तो ये हमारे पास इस लाइन पे लाया कर रहे थे, लेकिन इसके बाद हमारे पास ये वाले पॉइंट इन स्पॉट से नीचे लाया कर रहे हैं, यानी कि इसको हम सैग कहते हैं कि सैग ऑफ पॉइंट बी। ये इसको हम कह सकते हैं सैग ऑफ ए, कह सकते हैं कि ए वाले स्पॉट से हमारे पास ये वाला पॉइंट कितना नीचे लाया कर रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए हमारे पास फिर इसको सैग ऑफ डी कह देते हैं या वाई डी कह सकते हैं। यूजुअली इसको वाई ए या वाई डी कह देते हैं, वाई डी एंड वाई ए। सो हमारे पास अननोन कितने हो गए? 4 रिएक्शन, 3 टेंशन, 4 5 6 7 और 8 और 9। सो अननोन हमारे पास 9 आ गए। अगर हम नंबर्स ऑफ इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास कितने जॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 और हर जॉइंट के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं। तो 4 2s आर 8। हमारे पास 8 इक्वेशन है और 9 अननोन है। तो इस कंडीशन में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा। सो हमारे पास इसकी इनडिटर्मिनेसी को खत्म करने के लिए यूजुअली हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें कोई एक सेट गिवन हो जाता है, यूजुअली या तो वाई डी गिवन होगा या वाई ए गिवन होगा। अगर लेट्स एज्यूम हमारे पास वाई डी क्या है, गिवन है, तो हमारे पास अननोन कम हो जाएंगे। अननोन हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे और इक्वेशन भी हमारे पास क्या हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। तो अननोन 8 और इक्वेशन भी 8, तो हमारे पास ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा। सिमिलरली हमारे पास इसके अलावा जैसे ही हमारे पास ये सैग गिवन हो तो ये हमारे पास किस लिए यूज होगा? क्योंकि हमारे पास लेंथ तो ऑलरेडी ये वाली गिवन होगी। हमने कहा था कि हमें ये वाली लेंथ हमेशा गिवन होगी, ये और ये। तो हमारे पास इससे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। हमारे पास यूजुअली ये हम किस तरह यूज करते हैं हम एग्जाम्पल में डिटेल से देखेंगे। सो हमारे पास अननोन्स एंड इक्वेशन, फिर इसके बाद डायरेक्ट हम इसके प्रोसीजर को समझने के लिए डायरेक्ट एक एग्जांपल्स का यूज करते हैं। हमारे पास केबल है ए बी सी डी सब्जेक्टेड टू 2 पॉइंट लोड 3 किलो न्यूटन एंड 8 किलो न्यूटन। हमारे पास इसकी लेंथ गिवन है कितनी है? 5.5 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। और हमारे पास इस पॉइंट का डी पॉइंट का सैग गिवन है और हमारे पास स्लोप के दरमियान का डिफरेंस गिवन है कि 2 मीटर हमारे पास ये ए स्पॉट बी डी के रिस्पेक्ट एलिवेशन पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमारे पास वही होगा कि हम क्या चेक करेंगे? डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी और स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी। सो हमारे पास अननोन्स यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ए एक्स ए वाई एंड ए एक्स, और यहाँ पे 2 अननोन हो जाएंगे डी वाई एंड डी एक्स। इस केबल में टेंशन, इस केबल में टेंशन, इस केबल में टेंशन और हमारे पास इस पॉइंट का सेग, इसे हम बाई बी कह देते हैं या हाइट ऑफ बी कह देते हैं। एक 4 हमारे पास रिएक्शन, 3 टेंशन और एक हमारे पास सेग। तो अननोन हमारे पास कितने हो गए? 8। और अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 और 4 जॉइंट्स हैं, जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी एंड जॉइंट डी। और हमारे पास इक्वेशन भी क्या है? 8 है। तो हमारे पास स्टैटिकली क्या है? डिटर्मिनेंट है। अगर हमें पास ये सेग गिवन होता है, सेग बाई बी फॉर एग्जांपल गिवन होता, तो हमारे पास अननोन कितने रह जाते? 7 रह जाते और इक्वेशन 8 रह जाते। तो इस केस में हम केबल को एज अनस्टेबल ट्रीट नहीं करेंगे। यूजुअली गिवन नहीं होता, लेकिन अगर गिवन हो फिर हमने ये नहीं समझना कि केबल आपके पास अनस्टेबल है और हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते। उस केस में हमारे पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हमें ज्यादा दी हुई होगी। तो हम सबसे पहले हमारा काम होगा रिएक्शन को डेवलप करें या कोई भी अननोन फाइंड करते हैं जो हम इजीली फाइंड कर सके। हमारे पास 8 अननोन है, 8 में से जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल एज अ होल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हम समेशन एफ ऑफ एक्स यूज कर सकते हैं?
अगर हम समेशन एफ ऑफ एक्स यूज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए एक्स विल बी इक्वल टू डी एक्स, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, उससे हमें कोई भी अननोन नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर हम समेशन एफ ऑफ एक्स हमें मिल रहा है ए एक्स प्लस डी एक्स ए एक्स माइनस डी एक्स इक्वल टू 0, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। सिमिलरली अगर हम समेशन एफ ऑफ वाई यूज कर देते हैं, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो हमारे पास मिलेगा ए वाई प्लस डी वाई -3 -5, तो हमारे पास ये जो है 11। सो हमारे पास ये भी किसी काम का नहीं है, हमारे पास ए वाई और डी वाई दो अननोन है। सिमिलरली मैं अगर मूवमेंट एट ए लेता हूँ, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास फिर भी कितने अननोन आएंगे। अगर मैं ए पे मूवमेंट लेता हूँ तो हमारे पास ये वाले दो, न ये ए से पास हो रहा है, ना डी एक्स ए से पास हो रहा है, ना डी वाई ए से पास हो रहा है, तो हमारे पास कितने अननोन हो जाएंगे, दो अननोन रह जाएंगे, डी एक्स एंड डी वाई। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। सिमिलरली अगर मैं मूवमेंट एट डी लेता हूँ, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है और किस तरह करना है, बाकी तो कैलकुलेशन होती है, जस्ट नंबर्स को रन करना होता है। अगर मैं मूवमेंट एट डी लेता हूँ तो भी हमारे पास ए एक्स एंड ए वाई रह जाएंगे, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो मतलब मैं किसी भी इससे स्टार्ट नहीं ले सकता, ना समेशन एफ ऑफ एक्स से, ना समेशन एफ ऑफ वाई से, ना ही मूवमेंट से। तो फिर हमें केबल्स की एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, जो कि हमने अभी डिस्कस की थी कि केबल्स आर फ्लेक्सिबल। तो मतलब हमारे पास किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसकी टेंशन को फाइंड करना चाहते हैं, वो उस पॉइंट के टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो लेट्स एज्यूम मैं इस पॉइंट डी पे जो केबल्स आके जैसे ही स्पोर्ट के साथ स्पोर्ट के साथ टच हुई है, अगर मैं इस पॉइंट की टेंशन की बात करूं तो हमारे पास क्या होगी, इस केबल की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसकी प्रोफाइल लीनियर है। तो हमारे पास ये वाली फोर्सेस को मैं डी कह देता हूँ, या टेंशन इन सी डी कह देता हूँ, टेंशन इन सी डी, टी सी डी कह सकते हैं। तो हमारे पास अननोन डी एक्स और डी वाई के बजाय हमारे पास अननोन क्या है, टी सी डी एंड थीटा। अब भी हमारे पास 8 अननोन है, लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हम ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके थीटा को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ये वाला जो थीटा होगा, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, हमारे पास अगर इसकी बेस 1.5 है और हाइट 2 मीटर है, तो ये 53.18 आएगा अकॉर्डिंग टू 53.13 डिग्री। अब हमारे पास थीटा अननोन हो गया, थीटा नॉन हो गया, टेंशन हमारे पास एक नॉन हमने फाइंड कर दिया। सो हमारे पास अब अगर हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें दोबारा, हमारे पास ये टी सी डी विद एंगल ऑफ 53.13। सो अगर हम इसको टेंशन दोबारा कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा टी सी डी साइन ऑफ 53.13, टी सी डी कॉस ऑफ 53.13। अब हमारे पास यहाँ पे दो अननोन, हमारे पास दो अननोन के बजाय अब हमारे पास इस पॉइंट पे कितने, एक अननोन है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे बात करें तो हमारे पास वाई बी गिवन नहीं है। अगर वाई बी गिवन होता तो हम इसको थीटा की फॉर्म में लिखते, तो हमारे पास यहाँ पे भी दो अननोन के बजाय एक अननोन हो जाता। किस तरह, हमारे पास फिर ये बन जाता है ए कॉस ऑफ थीटा और ये बन जाता है ए साइन ऑफ थीटा, इन केस हमारे पास अगर इनका रिजल्टेंट को हमने ए कहा हो। लेकिन हमारे पास अब थीटा नहीं है तो हम इस पॉइंट पे ये वाली कंडीशन जो हमने यहाँ पे यूज की इस पॉइंट पे नहीं यूज कर सकते। सो अब हम मूवमेंट की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कौन से पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे कि हमारे पास टी सी डी हमें मिल जाए, तो वो हमारे पास होगा पॉइंट ए। अगर हम पॉइंट ए पे मूवमेंट लेते हैं तो हमारे पास बाकी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, टी सी डी रह जाएगा, टी सी डी 3 किलो न्यूटन नॉन 8 किलो न्यूटन नॉन, और ये दो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो स्टार्ट लेते हैं बाय टेकिंग मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। हमारे पास जनरल प्रोसीजर यही होगा कि हम स्पोर्ट्स में से फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही हो गया कि हमने स्पोर्ट को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया इन द फॉर्म ऑफ थीटा। स्पोर्ट टेंशन को हमने इन द फॉर्म ऑफ थीटा निकाल दिया। अब हमारा सेकंड स्टेप ये है कि हम उसको फाइंड करते हैं, तो बाय टेकिंग मूवमेंट समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए बाय टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एट पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 3 किलो न्यूटन और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा 2। हमने आज आके केबल्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो हम जो डिस्टेंस यूज करेंगे केबल के लिए वो हम ये वाला डिस्टेंस के बजाय ये वाला यूज करेंगे, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। सो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस क्लॉकवाइज प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस टी सी डी। अगर आप इसके मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास ये वाली मूवमेंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली मूवमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली मूवमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है। सो टी सी डी कॉस ऑफ 53.13, कॉस ऑफ 53.13, तो इसका मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला।
अगर इसकी मूवमेंट आर्म की बात करें तो हमारे पास ये वाला मूवमेंट आर्म बनेगा परपेंडिकुलर एडजस्टेंस, जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कितना है 2 मीटर, माइनस टी सी डी साइन ऑफ 53.13 इंटू इसका मूवमेंट आर्म हमारे पास इसकी टोटल लेंथ बन जाएगी। हमारे पास साइन वाला ये लग रहा है ना, ये साइन वाला कंपोनेंट है, तो टोटल लेंथ हमारे पास 2 to 4 और 5.5 मीटर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम टी सी डी निकाल दें तो टी सी डी विल बी इक्वल टू 6.79 किलो न्यूटन। हमारे पास इसका हमें रिजल्टेंट पता चल गया। टीसीडी मतलब यहाँ पे जो टेंशन स्पॉट पे ट्रांसफर हो रही है वही टेंशन इस केबल में होगी, मतलब इस यहाँ पे एक ही केबल आके इस स्पॉट पे अटैच है, तो मतलब यहाँ पे जो स्पॉट रिएक्शन होगा या जो केबल की टेंशन होगी वही हमारे पास इस केबल की इसी केबल की टेंशन हो सकती है। तो हमारे पास ये वाली टेंशन हमारे पास क्या होगी, नॉन होगी 6.79 किलो न्यूटन, जो कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, हमने जस्ट जॉइंट बाय जॉइंट मूव करना है। लेकिन हमारे पास जैसे हम ट्रस में जाते थे जॉइंट बाय जॉइंट, लेकिन वहां पे हमारे पास ट्रस में और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि ट्रस में हमारे पास यूजुअली दोनों फोर्सेज अननोन होती थी। ट्रस में डायरेक्ट हमारे पास 2 फोर्सेज अननोन होती थी और हमारे पास एंगल नोन होते थे, तो उसका एनालिसिस बहुत सिंपल सा होता था। हम समीकरण ऑफ एक्स यूज करते थे, एक मिल जाता था, समीकरण ऑफ वाई यूज करते थे, दूसरा मिल जाता था। लेकिन हमारे पास इसमें केस डिफरेंस है, इसमें केस डिफरेंट है। हमारे पास क्या डिफरेंट है, हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास एक फोर्स होगी और एक हमारे पास क्या होगा, एंगल अननोन होगा। सो हम ना इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं और ना ही हम मतलब एक इक्वेशन समीकरण ऑफ एक्स लगा के एक फाइंड कर दें, समीकरण ऑफ वाई लगा के दूसरा फाइंड कर दें। सो हमारे पास इसका एनालिसिस ट्रस के एनालिसिस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो हम स्टार्ट लेते हैं बाय जॉइंट सी। अगर हम जॉइंट सी की बात करें तो ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है 53.13 डिग्री थीटा एंड 8 किलो न्यूटन, और ये वाली फोर्स हमारे पास गिवन है, ये वाली फोर्स हमारे पास अननोन है, इसको हम टी सी बी कह देते हैं। सो अब सिंपल हमारे पास दो इक्वेशन है, जॉइंट में हमारे पास दो इक्वेशन अप्लाई हो सकते हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स एंड समेशन एफ ऑफ वाई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, समेशन एफ ऑफ एक्स को अप्लाई कर देता हूँ। समेशन एफ ऑफ एक्स बाय टेकिंग द राइटवर्ड फोर्सेस एट पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इसका एक कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स में लाई करेगा, ये हमारे पास क्या है 6.79 है, ये हमारे पास टी सी डी है जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। मैंने ये वाले जॉइंट ड्रा किया हो तो ये हमारे पास टी सी डी है, टी सी बी है और हमारे पास 8 किलो न्यूटन की फोर्स है। सो समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो हमारे पास 6.79 इंटू कॉस ऑफ 53.13 ये राइट वर्ड लगेगा, माइनस टी सी बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। आप देखें इस एक इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन है, टी सी भी अननोन है और कॉस ऑफ थीटा भी अननोन है। सो इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा टी सी बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6.79 cos of 53.13। सिमिलरली हमारे पास अगर हम समेशन एफ ऑफ वाई यूज करते हैं बाय टेकिंग अपवर्ड फोर्सेस एज पॉजिटिव, तो हमारे पास आ जाएगा 6.79 इंटू साइन ऑफ 53.13 इसका वाई कंपोनेंट और फिर इसका वाई कंपोनेंट प्लस टी सी बी साइन ऑफ थीटा, हमारे पास थीटा अननोन है, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर हम अरेंज कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा टी सी बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास इसको हम फाइंड कर देते हैं 6.79 साइन ऑफ 53.13 और माइनस 6.79 साइन ऑफ 53.13। हमारे पास इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं, इस इक्वेशन को 2 कह देते हैं। ये हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, सो हम क्या करते हैं सिंपली इस इक्वेशन को इस पे डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे और राइट हैंड साइड राइट पे डिवाइड होगी, तो हमारे पास टी सी बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सॉरी इस इक्वेशन को इस पे डिवाइड करना है, साइन ऊपर हो जाए और कॉस नीचे हो जाएगा, साइन बाय कॉस हमारे पास क्या बन जाएगा tan थीटा। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 8 माइनस 6.79 साइन ऑफ 53.13 डिवाइडेड बाय 6.79 कॉस ऑफ 53.13। तो यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 32.26 डिग्री। हमारे पास ये वाला थीटा भी हमें मिल गया 32.26 डिग्री, और ये वाला 32.26 आप इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें, किसी एक में पुट कर दें तो आपके पास टेंशन आ जाएगी 4.82,
किलो न्यूटन। हमारे पास अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कर दिया करें काइंडली। हमारे पास जस्ट हम प्रोसीजर को फॉलो करने की बात करें तो हमारे पास प्रोसीजर यही होगा कि हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, थीटा आ जाएगा एंड देन हमारे पास थीटा की वैल्यू पुट करके हमारे पास टेंशन आ जाएगी 4.82। सिमिलरली अब हमारे पास ये टेंशन भी फाइंड होगी, कितनी है 4.82। तो सेम हमने जिस तरह इस जॉइंट की बात की थी, अब हमारे पास ये वाली टेंशन जॉइंट की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। बात हो रही है इस पर कितनी फोर्स लग रही है 3 किलो न्यूटन, और ये हमारे पास थीटा क्या है अननोन है, और ये वाली टेंशन भी अननोन है टी ए बी। और सिमिलरली हमारे पास ये वाली फोर्स हमारे पास है 4.82 एंड ये वाला एंगल भी हमारे पास है 32.26। जिस तरह हमने इस पे समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई लगाया था, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर के साथ अब आप इस जॉइंट पे समेशन एफ ऑफ एक्स लगा देंगे। समेशन एफ ऑफ एक्स में क्या आ जाएगा माइनस की ए बी कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 4.82 4.82 into cos of 32.26। सिमिलरली समेशन एफ ऑफ वाई में हमारे पास इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा टी ए बी साइन ऑफ थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में -3 किलो न्यूटन माइनस 4.82 इंटू साइन ऑफ 32.26। सो सेम एनालिसिस, हम इसके प्रोसीजर में नहीं जाते, सेम इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाते, तो सेम एनालिसिस से हम यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं और यहाँ से टेंशन भी निकाल सकते हैं। सो हमारे पास थीटा 6.90। सो बिल्कुल इसी तरह फॉलो होगा, आप दो इक्वेशन बनाएंगे डिवाइड करके वो करेंगे, अगर हम करें तो वैसे टाइम ही जाया होगा। हमारे पास जिस तरह इस जॉइंट पे कैलकुलेशंस की है सिमिलरली इस जॉइंट पे होगी। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट एक अननोन रह गया सिर्फ और सिर्फ वाई बी, और फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि अपनी कैलकुलेशन की वेरिफिकेशन किस तरह करनी है। सो अगर हम वाई बी की बात कर रहे हैं तो हमें जस्ट ट्रायंगल ड्रा करनी है। हमारे पास इसकी बेस गिवन है, बेस कितनी है 2 मीटर। हमारे पास इस पॉइंट पे टेंशन भी गिवन है 6.90, और हमारे पास ये हमने क्या करना है वाई बी फाइंड करना है। थीटा हमारे पास ऑलरेडी है 53.82, तो हमने क्या करना है परपेंडिकुलर फाइंड करना है बाय यूजिंग बेस, नॉट बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज। उससे भी आप कर सकते हैं लेकिन हम बेस को प्रेफर करते हैं। सो tan ऑफ 53.82 विल बी इक्वल टू वाई बी डिवाइडेड बाई 2 मीटर। सो हमारे पास 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वाई बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 इंटू टेन ऑफ थीटा डेट विल बी इक्वल टू 2.73 मीटर, 2.73 मीटर। सो यही हमारे पास सारे के सारे अननोन हमारे पास फाइंड हो गए 2.73 मीटर। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन आप इस तरह कर सकते हैं, अब आपके पास ये वाला एंगल ऑलरेडी आपको पता है कि इस पे जो टेंशन ए का एंगल आपको पता लग गया 53.82। सो ए का कंपोनेंट आपके पास एक कंपोनेंट हो जाएगा 50 ए इंटू कॉस ऑफ 53.82 ए इंटू साइन ऑफ 53.82। तो आप क्या कर सकते हैं इस पॉइंट पे मूवमेंट लेके ए एक्स एंड इस पॉइंट पे मूवमेंट लेके आप ए को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमने इस पॉइंट पे मूवमेंट लेके टी सी डी फाइंड किया था। अब आप इस पॉइंट पे मूवमेंट लेके ए या फिर हमारे पास टी ए बी दोनों सेम हो गए, क्योंकि हमारे पास यहाँ से टेंशन इस रिएक्शन को ट्रांसफर हुई है। तो इस पॉइंट पे मूवमेंट लेके आप टी ए भी फाइंड कर सकते हैं। अगर वो 6.90 आ रही है तो मतलब हम आपके रिजल्ट या आपके कैलकुलेशंस क्या है ठीक है। तो हमारे पास ये था जनरल प्रोसीजर कि हमने जो सेट गिवन होगा उससे हमने रिएक्शन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करके दूसरे पॉइंट में मूव लेके उसको फाइंड कर देना है, एंड देन उसके बाद जॉइंट बाय जॉइंट मूव करना है। इसके बाद हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास थोड़ी सी सिमेट्री लाई कर रही हो। तो अब हमारे पास ये एग्जांपल 2 है, सिमेट्रिकल केस है, बिल्कुल सिंपल सा। हमारे पास क्या है स्पोर्ट्स सेम एलिवेशन पे लाइक कर रहे हैं और बस 2 पॉइंट लोड लाइक कर रहे हैं स्पोर्ट्स से सेम डिस्टेंस पे 3 मीटर 3 मीटर, और दोनों की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 5 पे है। तो हमारे पास 5 किलो, तो हमारे पास ये दोनों क्या है 5 किलो न्यूटन। हमारे पास एक सिमेट्री का केस बन रहा है। सो स्टार्ट में हमारा प्रोसीजर वही होगा कि हम स्पोर्ट्स पे जो टेंशन होगी उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला एंगल हमारे पास होना लाजमी है, ये वाला एंगल। तो हमारे पास अगर बेस 3 है हाइट 3, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टेंशन होगी डायरेक्ट मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करके लिखता हूँ, इसको टी सी डी कह देते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगी टी सी डी साइन ऑफ 45, और ये वाली हमारे पास हो जाएगी टी सी डी कॉस ऑफ 45। ये हम डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे मूवमेंट एट ए लेंगे।
by taking clockwise movement as positive is equal to 0. सो हमारे पास इस केस में TCD cos 45 की जो लाइन आप एक्शन होगी दोनों सेम एलिवेशन पे लाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास TCD cos 45 भी 0 हो जाएगी. सो हमारे पास ओनली अननोन विल बी TCD. अगर ये 0 ना भी होता तो भी हमारे पास TCD ही अननोन होता, क्योंकि हमने एंगल पहले ही फाइंड किया हुआ है. सो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 3 7. ये 5 था तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, और ये 5 हो तो हमारे पास ये प्लस ये वाला डिस्टेंस 7. और हमारे पास ये वाली अगर आप मूवमेंट देखें, ये दोनों क्लॉकवाइज बन रहे हैं, ये इस तरफ ये इस तरफ, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है. सो माइनस 5 3 आर 15 एंड 5 7 आर 35 माइनस TCD साइन ऑफ 45. और अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास टोटल लेंथ के बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि हमारे पास क्या है 10 मीटर है. तो यहाँ से अगर आप TCD फाइंड कर दें तो वो आपके पास आ जाएगी 071 किलो न्यूटन. सो हमारे पास जैसे ही हमने स्पोर्ट्स पे टेंशन निकाल दी, देन हमारे पास क्या है, हमने जॉइंट बाय जॉइंट मूव करने हैं. सो हमारे पास ये केस सिमेट्रिकल है, तो हमारे पास ये अगर 7.071 है तो ये भी हमारे पास 7.07. सिमिलरली इसके बाद हमने क्या करना है, जॉइंट सी पे मूव करना है. जॉइंट सी पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या है 7.07 है, 45 का एंगल है, और हमारे पास ये वाली जो फोर्स है TBC दिस विल बी हॉरिजॉन्टल, और हमारे पास इसका कोई भी एंगल अननोन नहीं होगा. तो इस जॉइंट पे हमारे पास सिंपली क्या है, एक ही अननोन है, और यहाँ पे हमारे पास 5 किलो न्यूटन भी लग रही है. अगर ये ना लग रही होती तो हमारे पास ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि इस मिशन एफ ऑफ वाई से इसका वाई कंपोनेंट इसके साथ बराबर ना होता. सो हमारे पास एक ही अननोन है DBC, तो हम समीशन एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक्स समीशन एफ ऑफ एक्स में जाएगा, समीशन एफ ऑफ वाई में 5 = 5 आ जाएगा. सो हमारे पास माइनस TBC, क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस 7.07 इंटू cos ऑफ 45 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो TBC की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 5 किलो न्यूटन. सो हमारे पास ये वाली टेंशन आ गई 5 किलो न्यूटन. ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी सिमेट्री की. इससे पहले वाली प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है. जस्ट प्रोसीजर सेम है, हमने स्पोर्ट्स पे टेंशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, देन उसके बाद जॉइंट बाय जॉइंट मूव करना है. सो इसके लिए इतना ही हमारे पास ये था ऑल अबाउट व्हेन द केबल्स आर सब्जेक्टेड टू पॉइंट्स लोड. सो इसके बाद हम बात करेंगे व्हेन द केबल्स आर सब्जेक्टेड टू UDLs.